नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के सीजन में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 2024 की टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आज के सीजन में हम लोगों ने नवंबर 2024 के उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको ऐसे वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की एक और खास बात है कि यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। दोनों लैंग्वेजेस में आपको इनकी पीडीएफ मिलेगी जिसको आप रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इज द 15th इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, जिसको क्या नाम दिया जा रहा है दोस्तों, वज्र प्रहार। तो देखिए, भारत और अमेरिका का जो 15वां वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज वाला एडिशन है, इसको कहां पर आयोजित किया गया। तो बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ये जो आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए है। तो अगर आपसे इस सीजीडी में जा रहे हो तो आपसे वहां पर पूछा जाएगा कि इस बार का वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच जो आयोजित किया गया कौन सा एडिशन था। तो बिल्कुल याद रखिएगा 15वां एडिशन। और कहां पर आयोजित हुआ, तो अमेरिका में आयोजित हुआ। दोस्तों, वज्र प्रहार का जो पहला एडिशन था 2010 में स्टार्ट किया गया था और तब से लेकर ये दोनों देश लगातार इसको आयोजित करते हैं। इसके बाद दोस्तों, आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निगोल चकोम्बा इज ट्रेडिशनली अ फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी इन मणिपुर। तो देखिए, नवंबर महीने में मणिपुर की एक स्पेशल कम्युनिटी है जो एक अपने यहाँ का बहुत ही फेमस पारंपरिक त्यौहार मनाती है जिसका नाम होता है निगोल चकोम्बा। तो आपसे पेपर में एग्जाम में एसएससी स्टैटिक जीके में या डीएसएसबी आपसे पूछेगी कि निगोल चकोम्बा जो है वो कहाँ का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहले तो ये मणिपुर का त्यौहार है और मणिपुर की स्पेशली कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है, कौन सी वहां की जो कास्ट है या फिर कह सकते हो कि मानव का जो ग्रुप है वो सेलिब्रेट करता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, मैतेई। मैतेई वहां पर एक प्रकार की हिंदू प्रजाति होती है जो इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और इसमें क्या होता है, जो शादीशुदा बहनें होती हैं, मैरिड सिस्टर्स होती है, वो अपने मायके में आती हैं, यानी और यहाँ पर जो है कि काफी उनका एक तरीके से गैदरिंग होता है, काफी गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज किए जाते हैं। तो ये काफी ही फेमस त्यौहार है। अब धीरे धीरे तो इसकी वैश्विक लेवल पे भी पहचान बढ़ती जा रही है। दोस्तों, चलिए एक और सेशन का क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट राज्योत्सव डे ऑन नवंबर 1 ईच ईयर, यानी कि हर साल 1 नवंबर को कौन सा राज्य अपना राज्योत्सव दिवस मनाता है। तो पहले तो याद रखिएगा कि ये जो 1 नवंबर है, अगर हम इसको स्पेशली 1956 में जाकर देखें तो 1 नवंबर 1956 को इंडिया में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन फोर्स हुआ था जो फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। तो 7वें संविधान संशोधन जो था उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि भाषा के आधार पे। तो उस समय बहुत सारे राज्यों को क्या किया गया था, बनाया गया था। तो उनमें से बहुत सारे राज्य हैं जिनमें से जिनका स्थापना हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर को होता है। तो उसी में से कर्नाटक एक राज्य है दोस्तों जो हर साल मनाता है अपना राज्योत्सव दिवस 1 नवंबर को। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर हुआ करता था और 1956, देखिए मैं वही डेट बता रहा हूं जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। और जितने भी कन्नड़ा स्पीकिंग लोग थे या क्षेत्र थे उनको इस कर्नाटक एरिया में डाल दिया गया था। अब 1 नवंबर को अगर बात करें कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्योत्सव या फिर कह सकते हो कि फाउंडेशन डे होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा 8 राज्य, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और 5 केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन कौन, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। यानी कि 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हर साल 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। उसमें कर्नाटक स्पेशली कैसे मनाता है, राज्योत्सव डे के रूप में। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस इन नवंबर 2024। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का ये पहला जो अंतरिक्ष एनालॉग मिशन है वो कहां पर स्टार्ट किया गया नवंबर महीने में। तो बिल्कुल प्लेस का नाम पहले याद रखिएगा, लेह लद्दाख। अब एनालॉग मिशन होता क्या है, तो देखिए ये एक प्रकार का ऐसा मिशन होता है जिसमें
अंतरिक्ष की जैसी जो वहाँ का जो वातावरण का पोजीशन होता है या फिर भौतिक कंडीशंस होती हैं, वैसा एक आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट किया जाता है और फिर इसमें लोगों को रह कर फिर रिसर्च वगैरह करते हैं, ताकि अगर भविष्य में हमको स्पेस में जाकर इस तरह की एक्टिविटी करनी हो तो वहाँ पे काफ़ी आसानी से हम लोग कर सकें। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला एनालॉग मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इससे भारत का जो इसरो है वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में अपनी जो पहुंच है उसको और आसान करेगी दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज ए डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो भारत का नया रक्षा सचिव कौन बना है नवंबर 2024 में? नाम याद रखना है, राजेश कुमार सिंह को। अब राजेश कुमार सिंह ने किसको रिप्लेस किया है? तो ये भी नाम याद रखिएगा, गिरिधर अरामाने को। तो गिरिधर अरामाने को रिप्लेस करके भारत का जो नया डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं राजेश कुमार सिन्हा बन गए हैं, और ये केरला कैडर के 1989 के सीनियर अधिकारी हैं दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज 7th ISA जनरल असेंबली बी हेल्ड? यानी कि 7वां इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो महासभा है या फिर आप कह सकते हो कि जनरल असेंबली है, उसको कहां आयोजित किया गया? ISA का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, ताकि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को और तेजी से प्रमोट किया जा सके। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस साल यानी कि नवंबर 2024 में जो ISA की 7वीं महासभा है, इसको कहां आयोजित किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, प्लेस का नाम हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में 3 से 6 नवंबर के बीच ये पूरा का पूरा जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ द वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज? देखिए भारत बहुत सारे देशों के साथ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता रहता है। बहुत बार देखेंगे मल्टीलेटरल भी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर आप SSC GD के लिए जा रहे हैं तो आप जितने भी इधर रिसेंटली 3-4 महीने के अंदर एक्सरसाइज हुए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक मैं वीडियो आपको दूंगा जो सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेज पर होगा दोस्तों। तो फिलहाल आप पहले इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, जो नवंबर में 4 से 23 नवंबर के बीच भारत और वियतनाम का ये 5वां एडिशन था, जिसका नाम क्या रखा गया है? विनबैक्स। ये कहां पर आयोजित किया गया? तो बिल्कुल इसका प्लेस का नाम याद रखिएगा, हरियाणा की जो सिटी है अंबाला, वहां पर दोस्तों। ये देखिए पूरा का पूरा जो है कि इस साल का 5वां एडिशन है भारत और वियतनाम की आर्मी का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ट्राइब प्राइमरली इनहैबिटेट्स द न्यूली डिक्लेयर्ड मेलोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में नागालैंड ने अपने लिए एक नया जिला अनाउंस किया है, जो वहां का कौन सा जिला बनेगा? 17वां जिला बनेगा दोस्तों। तो अब आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नागालैंड में कुल कितने जिले हो गए? तो 17 जिले हो गए। अब ये जो 17वां नया जिला बना है उसका नाम क्या रखा गया है? मेलूरी। अब मेलूरी में स्पेशली आपसे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कौन सी स्पेशल ट्राइब वहां पे डोमिनेंटली निवास करती है? तो बिल्कुल उसका नाम याद रखेगा, पोचुरी नागा। तो ये जो मेलूरी नाम का जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वो फेक नाम का एक जिला था, उसी से कटकर बना है। और यहाँ पर जो स्पेशल जो ट्राइब पाई जाएगी पोचुरी नागा, याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिसेंटली मेलोरी किस राज्य का नया जिला बना है, तो नागालैंड, और कौन से नंबर का बना है? तो 17वें नंबर का। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 3 से 6 नवंबर के बीच नई दिल्ली में ISA का 7th जनरल असेंबली की बैठक की गई, और इसी बैठक में 2 बड़े डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन लिया गया कि इस पूरे के पूरे ISA का यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2024 से लेकर 26 के लिए एक प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया या फिर उसको चुना गया। वो कौन सा देश बना? तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा प्यारा भारत। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि आने वाले 2 सालों के लिए यानी 2024 से 26 के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो नया प्रेसिडेंट बना है वो कौन बना है? तो भारत बना है। और अगर हम यहाँ पे को प्रेसिडेंट की बात करें या फिर उप प्रमुख की बात करें तो वो फ्रांस बना है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आशीष खन्ना का नाम भी आपको याद रखना है। अब ये आशीष खन्ना कौन है? ये ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो जनरल असेंबली है उसके ये बने हैं डायरेक्टर जनरल। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? अजय माथुर को, जिनका कार्यकाल इस 2025 में पूरा होगा। तो अब ये बन गए हैं नए उसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड इन नवंबर 2024? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। बौद्ध धर्म पर अब तक एशियाई जो शिखर सम्मेलन है वो नहीं आयोजित हुआ था। इस साल पहली बार आयोजित हो रहा है नवंबर में। अब वो कहाँ हो रहा है? तो हमारे देश में हो रहा है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे देश में वो कहाँ पर हुआ? हमारे देश की कैपिटल नई दिल्ली में दोस्तों। ये देखिए 5 और 6 नवंबर को एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024, और ये इसका पहला एडिशन है। तो पहली बार इस तरीके का ये पूरा का पूरा अचीवमेंट या फिर कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच कैटेगरी हैज द फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो क्वालिफाइड फॉर द 2025 ऑस्कर्स? तो देखिए एक बड़ी ही रोचक फिल्म भारत में है जिसका नाम है सनफ्लावर, वेयर द फर्स्ट वंस टू नो 2025 ऑस्कर के लिए किस श्रेणी में क्वालिफाई कर लिया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए दोस्तों। इस साल हमारे लिए यहाँ से 2 फिल्में जा रही हैं ऑस्कर 2025 के लिए। एक तो लापता लेडीज जिसको कि फाइनल कर दिया गया है, और दूसरी ये शॉर्ट फिल्म वाली कैटेगरी में जा रही है जिसका जो कैटेगरी है लाइव एक्शन वाली। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसको डायरेक्ट किसने किया तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के ही एक स्टूडेंट है जिनका क्या नाम है दोस्तों? चिदानंदा एस नायक। तो इनके द्वारा ये देखिए चिदानंदा एस नायक है, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, जो कि कन्नड़ा की एक ट्रेडिशनल तरीके से या कह सकते हो कि वहाँ की जो पारंपरिक संस्कृति है उस पर बेस्ड एक प्रकार की शॉर्ट फिल्म है। बहुत बेहतरीन ये शॉर्ट फिल्म है। तो इसको ऑस्कर के लिए इस बार हमने लाइव एक्शन वाली कैटेगरी में भेजा है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian cricketer has recently announced his retirement from cricket in November 2024? यानी कि नवंबर 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? नाम बिल्कुल याद रखना है, रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा बंगाल से अपना जो है डोमेस्टिक क्रिकेट करियर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर शुरू करते हैं। इंडिया के लिए उन्होंने 40 टेस्ट मैचेज और 9 ODIs भी रिप्रेजेंट किया, और इनका करियर उतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने लेवल तक इंडिया की काफी अच्छी सर्विसेज की दोस्तों। तो अगर आपसे पेपर में आता है कि नवंबर 2024 में भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने कैरियर से संन्यास ले लिया है, तो बिल्कुल नाम याद रखना है, रिद्धिमान साहा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेजेंडरी फोक सिंगर शारदा सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या अब तक कह सकते हो कि अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजेंडरी फोक सिंगर शारदा सिन्हा पास्ड अवे इन नवंबर 2024। तो देखिए बिहार की एक बहुत ही लेजेंडरी फोक सिंगर लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, जिनका डेथ हो गया और छठ पर्व के दौरान ही हुआ था। तो ये बड़ा ही मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि संयोग था, क्योंकि इनका जो नाम पूरी दुनिया में बना छठ पर्व के दौरान गाए जाने वाले जो गीत थे उन्हीं के कारण दोस्तों। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस रूप में फेमस थी, तो इनको बोला जाता था बिहार कोकिला। जैसे भारत की कोकिला हम लोग सरोजिनी नायडू को बोलते हैं, वैसे बिहार की कोकिला शारदा सिन्हा को कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे 2 चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, शारदा सिन्हा को ये जो 2 अवार्ड मिले हैं इस पर 100% SSC CHSL हो गया, SSC MTS हो गया, GD हो गया या फिर CGL हो गया, पक्का पूछा जाएगा कि शारदा सिन्हा को जो पद्मश्री था वो कब मिला और पद्म भूषण कब मिला। तो इनको पद्मश्री मिला था 1991 में और पद्म भूषण मिला था 2018 में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज सबमिटेड अ फॉर्मल बीड इन नवंबर 2024 फॉर विच ओलंपिक गेम्स? तो देखिए भारत लगातार कमर कस रहा है। किस लिए कस रहा है? ओलंपिक खेलों को पहली बार अपने यहाँ आयोजित करने के लिए। आज तक के इतिहास में ओलंपिक खेल एशिया में अब तक सिर्फ 3 बार आयोजित किए गए हैं और भारत में तो कभी भी नहीं किए गए हैं। तो अब देख लो कि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि उसके यहाँ भी पहली बार ओलंपिक खेल हो जाए, और इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मल जो औपचारिक बोली होती है या कह सकते हो कि जो औपचारिक प्रस्ताव होता है उसको पेश कर दिया है। और 21 ओलंपिक खेलों की बात हो रही है तो 2036। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 2036 के ओलंपिक खेल अपने यहाँ आयोजित होते हुए
हुए देख सकते हैं दोस्तों। थोड़ी सी बात करें ओलंपिक खेलों की तो 2024 वाले जो इस साल को ओलंपिक खेल थे वो कहां पर आयोजित किए गए थे? पेरिस में दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो अगला ओलंपिक खेल होने वाला है वो 2028 में होगा। कहां पर होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। वैसे ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत की गई थी 1896 में, जो एथेंस नाम की सिटी है वहां से की गई थी। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ न्यूली लॉन्च्ड बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स? रिसेंटली नवंबर महीने में किताब रिलीज हुई। किताब का नाम क्या रखा गया? फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यानी कहीं ना कहीं ये विदेश नीति से भारत के संबंधित थी। और इस किताब को लिखने वाले कौन थे, जो से आपसे पेपर में क्वेश्चन बनेगा। तो नाम बिल्कुल याद रखना है, श्रीराम चौलिया। ये श्रीराम चौलिया जो है कि जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल जो अफेयर्स है उसके डीन है और इनकी ये बड़ी ही फेमस किताब है। और इस किताब में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एज ए विश्व मित्र या विश्व गुरु के रूप में। तो ये काफी जो इनके नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर और भी जो इंडिया के फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन कैसे रिफॉर्म कर रहा है या कैसे खराब हो रहा है, उन्हीं सब का पूरा एनालाइसिस इस किताब में किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड 15 डेज जल उत्सव टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन? तो देखिए किस संगठन ने जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किया है? तो पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और रिसेंटली नीति आयोग ने भारत में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जल उत्सव कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये कार्यक्रम कब से कब चलेगा? तो डेट इसलिए याद रखिएगा 6 से लेकर 20 नवंबर के बीच दोस्तों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर भारत में या पूरी दुनिया में जल दिवस की बात करें कि वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 22 मार्च। पूरी दुनिया में कितने तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Who is the first professional Indian boxer to win the World Boxing Federation Super Featherweight World Title in नवंबर 2024? नवंबर 2024 में विश्व मुक्केबाजी महासंघ सुपर फेदरवेट या लाइट वेट हम कह सकते हैं में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय पेशेवर मुक्केबाज कौन बना है? तो बिल्कुल नाम इनका याद रखना है, मनदीप झांगरा। ये जो मनदीप झांगरा है दोस्तों, ये देखिए इस तरह के जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैचेज होते हैं उसमें वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, पहले इंडियन बॉक्सर बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां से आपसे क्वेश्चन पक्का पूछा जाए। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड लिग्नोसैट, द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इनटू स्पेस टू टेस्ट वुड्स वायबिलिटी एज ए स्पेस ग्रेड मटेरियल इन नवंबर 2024? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के किस देश ने पहली बार एक लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है? और जिस लकड़ी से बना है उस लकड़ी की वहां पे व्यवहारिकता का परीक्षण किया जाएगा कि क्या लकड़ी के बने हुए उपग्रह भी हमारे जो अंतरिक्ष है वहां पे सरवाइव कर सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल देश का नाम पहले याद रखिएगा, जापान। और उस उपग्रह का जो नाम है उसका नाम है लिग्नोसैट। ये देखिए ये पूरा का पूरा लिग्नोसैट है और ये जिस लकड़ी से बना हुआ है उस लकड़ी का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। उस लकड़ी का नाम क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, होनोकी। लकड़ी का नाम है होनोकी। तो इस लकड़ी से ये लिग्नोसैट उपग्रह बना हुआ है और जिसको जापान ने 5 नवंबर को अंतरिक्ष में लॉन्च भी कर दिया। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Who has won the 47th presidential election of USA? यानी कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुनावों को किसने जीता? तो जैसा कि आपको पता है पिछले महीने यानी कि नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव आयोजित कराए गए और इस राष्ट्रपति चुनाव के 2 बड़े उम्मीदवार थे। एक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थी कमला हैरिस, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेमोक्रेट उम्मीदवार थी कमला हैरिस उनको हरा दिया दोस्तों। अच्छा, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ऑलरेडी 2016 से लेकर 2020 तक राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 2020 में चुनाव हार गए। फिर वहां पे जो है कि डेमोक्रेट के जो बिडेन बने और इस बार जो बिडेन चुनाव नहीं लड़ रहे थे उनकी जगह कमला हैरिस लड़ रही थी। तो इस बार फिर से कमला हैरिस को हराकर दोबारा सत्ता में वापसी किया है डोनाल्ड ट्रंप। एक तरीके से कह सकते हैं कि इतिहास इन्होंने रच दिया है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन विल 208 फिल्म्स बी स्क्रीन्ड
at the 18th edition of the film market at IFFI गोवा टू बी हेल्ड दिस ईयर। इस साल गोवा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो फिल्म बाजार लगेगा उसके 18वें संस्करण में 208 फिल्में कब से कब तक दिखाई जाएंगी। तो पहले तो आपको याद ये रखना है कि जो फिल्म बाजार है इसका डेट कब से कब है। तो इसका डेट है 20 नवंबर से 24 नवंबर और इसमें इस दौरान कुल कितनी फिल्में दिखाई जाएंगी तो 208 फिल्में। और हम यहाँ पे अगर बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तो इस बार का ये 55वां एडिशन है जो कि कहाँ पर आयोजित हो रहा है, गोवा की कैपिटल पणजी में दोस्तों। और कब से कब आयोजित हो रहा है तो ये 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा 28 नवंबर तक, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बाय गवर्नमेंट इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई है तो बिल्कुल स्कीम का नाम याद रखेगा पीएम विद्या लक्ष्मी। बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके तहत जो मेधावी छात्र हैं उनको कुछ वहाँ पे लिस्टेड बड़े हाई लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, वहाँ पे जो है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी, उनको लोन दिया जाएगा एजुकेशनल, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो सब्सिडीज वगैरह होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी दोस्तों। चलिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राष्ट्रीय कैंसर दिवस या कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा 7 नवंबर को। ये जो 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये मैरी क्यूरी जो मैडम क्यूरी थी, केमिकल या केमिस्ट्री की एक बड़ी फेमस जो है कि विद्वान थी, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है दोस्तों। अब इन्होंने रेडियम, पोलोनियम जैसे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म को या फिर कह सकते हो कि एलिमेंट्स का डिस्कवर किया था जो आज के डेट में कैंसर के इलाज में बहुत ही की रोल निभाते हैं। इसीलिए पूरी की पूरी दुनिया इनकी बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। इस बार की थीम भी बिल्कुल याद रखिएगा, होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वीपन्स अगेंस्ट कैंसर दोस्तों, यानी कि आशा, प्रेम और शक्ति कैंसर के विरुद्ध हमारे हथियार। चलिए, हु हैज ऑथर्ड द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म इन नवंबर 2024। एक और नई किताब आ रही है इंडिया में नवंबर में। क्या किताब का नाम है? स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। यानी कि भारत में जो पर्यावरणवाद का शुरुआत होता है, क्या वो आज होता है या जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय नेता थे जैसे गांधी, नेहरू, क्या उन लोगों के अंदर भी पर्यावरण संरक्षण के लेकर कुछ न कुछ विचार थे? तो उन्हीं पर एक बड़ी फेमस किताब लिखी गई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की किताब है। तो जानते हैं ये कौन लिखा होगा? हमारे देश के फेमस हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये किताब आपसे पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने लिखा है, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा पूरे इंडिया में गांधी पे किताब लिखने के लिए फेमस है दोस्तों। वेयर इज बीइंग हेल्ड 83rd इंडियन रोड कांग्रेस एनुअल सेशन बिटवीन 8 to 11 नवंबर 2024। यानी 8 से 11 नवंबर 2024 के बीच 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहां आयोजित किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में दोस्तों। और इसमें पूरा का पूरा कैसे इंडियन नेशनल हाईवेज को और डेवलप किया जाए, उसकी सिक्योरिटी या फिर उसकी सेफ्टी को लेकर और क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते, इन्हीं सब चीजों का यहाँ पे डिस्कशन किया। ये पूरा का पूरा जो मीटिंग था वो हमारे जो रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनकी अध्यक्षता में कराया गया। कहां कराया गया? एक बार फिर से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर, वहां पर दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Arjun Erigasi made a significant achievement in the chess world by securing which ranking spot in live rating in नवंबर 2024। अर्जुन एरिगेसी का नाम नवंबर दिसंबर महीने में आप लगातार देखोगे। क्यों? क्योंकि जो चेस वर्ल्ड की लाइव रेटिंग चलती है उसमें 2800 प्लस की रेटिंग पाने वाले ये बन गए हैं दूसरे भारतीय। यानी अब तक 2800 प्लस की रेटिंग सिर्फ भारत की तरफ से एक आदमी को मिला था, वो थे विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद के बाद अब दूसरे आदमी बने हैं कौन? अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने 2800 प्लस की रेटिंग पार किया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। ये देखिए अर्जुन एरिगेसी है, और जो चेस की दुनिया में एलो रेटिंग होती है उसमें 2800 प्लस की रेटिंग पाना बहुत ही एक बड़ी तरीके से कह सकते हो कि माइलस्टोन है, जिसको अर्जुन एरिगेसी ने प्राप्त कर लिया है दोस्तों। अगर यहाँ पे बात करें कि इस समय अगर आज के लाइव रेटिंग की बात करें तो इस समय अर्जुन एरिगेसी से ज्यादा पॉइंट लेकर टॉप पोजीशन सिर्फ एक ही खिलाड़ी के पास है, उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जो है कि यहाँ पे क्या है, टॉप
पूरी दुनिया के चेस प्लेयर हैं दोस्तों, जो कहाँ से आते हैं, नॉर्वे से आते हैं, बिल्कुल नाम याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेकेंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी ऑन नवंबर 8, 2024, यानी कि दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 8 नवंबर 2024 को भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो फेस्टिवल था, इसको हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था दोस्तों। और ये इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन है, और इसका जो पहला एडिशन था वो अक्टूबर में, यानी कि पिछले साल कहाँ पर कराया गया था? तो वो भी नई दिल्ली में ही कराया गया था दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रोहिणी नैयर प्राइज फॉर 2024? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के लिए प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया? अब देखिए, रोहिणी नैयर पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। और अगर रोहिणी नैयर की बात करें तो ये इंडिया की एक फॉर्मर फेमस इकोनॉमिस्ट रही हैं। इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया दोस्तों। तो इस बार का जो ये पुरस्कार है, इस किसको दिया गया है? अनिल प्रधान को। और अनिल प्रधान है कौन? तो ये को फाउंडर है एक यंग टिंकर्स फाउंडेशन नाम की संस्था है, और इसका जो मेन काम होता है इस फाउंडेशन का, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करना दोस्तों। तो मैंने एक बार फिर से आपको भी बताया कि रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को जिसकी उम्र, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेना, 40 साल से कम होगा, उसी को रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का पुरस्कार किसको दिया गया? अनिल प्रधान, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस की तारीख को मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो तारीख है वो दोस्तों यहाँ पर 8 नवंबर। तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक यहाँ पे जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेम कॉनराड रोटोंग, और इन्होंने क्या किया था, ये जो विल्हेम कॉनराड रोएंटजन थे, इन्होंने क्या किया था, एक्स रेज या जो एक्स किरणें होती है उनको डिस्कवर किया था। कब किया था? 1895 में। और इसी डिस्कवरी की वजह से आप देखोगे कि नोबेल पुरस्कारों के इतिहास का जो पहला फिजिक्स का नोबेल जाता है वो इन्हीं रोएंटजन को दिया जाता है। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को पूरी दुनिया में 8 नवंबर के दिन किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के रूप में। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु लेड द फाउंडेशन फॉर द पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस इन विशाखापत्तनम इन नवंबर 2024? तो देखिए, हमारे देश की जो बैडमिंटन सनसनी है पीवी सिंधु, उनका सपना है कि वो भारत में एक ऐसे एक्सीलेंस सेंटर को बैडमिंटन के क्षेत्र से रिलेटेड खोलें, जहां पर बैडमिंटन से रिलेटेड जो नए नए प्रतिभाएं हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जा सके, और इसी दिशा में उन्होंने उस एक्सीलेंस सेंटर की नींव भी रख दी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नवंबर 2024 में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की नींव किसने रखी, तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, पीवी सिंधु। और ये कहां पर खुल रहा है पूरा का पूरा सेंटर? तो विशाखापत्तनम में। पीवी सिंधु, एक बार फिर से जान लीजिएगा, भारतीय बैडमिंटन की स्टार फीमेल खिलाड़ी हैं, और इन्होंने भारत के लिए 2 बार ओलंपिक मेडल जीता, एक 2016 के ओलंपिक खेलों में और एक 2020 के ओलंपिक खेलों में दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट अनवेल्ड द फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक एट इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन नवंबर 2024? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जो संस्थान है, जिसका एक तरीके से कह सकते हो कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, तो वहां पर भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का अनावरण किया गया है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। अब बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटका में। तो कौन सी स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया? कर्नाटक में। यहां पर जो अपडेट होगा डेटा का, डिजिटली अपडेशन होगा, वो आपको याद रखना है कि यहां पर देखिए 1 मिनट 10 सेकेंड में कर्नाटक की पॉपुलेशन अपडेट होती रहेगी, और हर 2 सेकेंड पर यहाँ पे, बिल्कुल याद रखिएगा, हर 2 सेकेंड पर यहाँ पे देश की जनसंख्या अपडेट होती रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में उत्तराखंड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तराखंड का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 9 नवंबर को हुआ था।
था। अब उत्तराखंड जो नया राज्य बना, ये किस राज्य से अलग होकर बना था? तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और किस सन में अलग हुआ था? तो सन 2000 में अलग हुआ था दोस्तों। उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस बार जो उत्तराखंड अपना 2024 में स्टैब्लिश में बनाया, वो कौन से नंबर का है? तो 55वां है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर UNFCCC, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक होता है IPCC, जिसको बोला जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये दोनों संस्थाएं मिलकर हर साल एक मीटिंग कराती हैं, जिसका नाम होता है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस बार का जो एडिशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का, वो 29th एडिशन था। कब से कब स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल याद रखिएगा, वो डेट जो इनका है, ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज द 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 हेल्ड इन नवंबर 2024? यानी कि नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर जो पक्षकार देशों का सम्मेलन होता है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका एक कौन सा एडिशन था? 29। तो वो कहाँ आयोजित किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा, बाकू, अजरबैजान नाम की एक कंट्री है, जिसका एक सिटी है बाकू, कैपिटल सिटी है, वहीं पर इसको इस बार का पूरा जो COP29 है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार की इस मीटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आया, वो आया दोस्तों न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। यानी कि जो विकसित देश हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील या फिर गरीब देश हैं, उनको क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो है कि पैसे से मदद करेंगे। $100 बिलियन का यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि हम $100 बिलियन जो है कि उन देशों को क्या करेंगे, सहायता राशि के रूप में देंगे दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद इज हेल्ड ऑल्टरनेटली बिटवीन विच टू कंट्रीज? वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। और अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें तो उसमें ऑसिंडेक्स और पिच ब्लैक एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाएंगे। अच्छा, ये पूरा का पूरा इस बार जो ऑस्ट्रा हिंद हुआ वो कहाँ हुआ 2024 वाला एडिशन? तो ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे में दोस्तों। और ये कौन सा एडिशन है? तो 3rd एडिशन है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? यानी कि भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे देश के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो कितने तारीख को होती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 नवंबर को दोस्तों। और इनका नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी भारत में एज ए नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट होती है और इसको 2008 में भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया था। मौलाना अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था उनके मरणोपरांत 1992 में। और मौलाना अगर अब्दुल कलाम की बात करें दोस्तों, तो ये कांग्रेस के जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय सेशंस हो रहे थे, उस सेशंस के दौरान बनने वाले सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, जिस पर हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा था है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था और सबसे लंबा कार्यकाल भी अध्यक्ष के रूप में किसका था? तो इन्हीं का था दोस्तों। चलिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 5 नारी शक्ति ब्रांचेज इन नवंबर 2024? तो भारत के किस बैंक ने 5 नारी शक्ति ब्रांचेस को, जो वुमेन एम्पावरमेंट है या फिर महिला सशक्तिकरण है, उसको बढ़ाने की दिशा में लॉन्च किया है? तो बैंक का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो 5 नारी शक्ति ब्रांचेज हैं वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। कहां कहां किया गया? तो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापत्तनम और जयपुर में। और अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको 1990
2019 में यानी कि 1919 में सेठ सीताराम पोद्दार के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया था। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट करंट न्यूज कि आज के डेट में यानी 2024 में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, जो ऑलरेडी दो हमारे बड़े सरकारी बैंक हुआ करते थे, इनको इस बैंक में डाल दिया गया। किस साल डाला गया था? तो 2020 में डाला गया था। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म इन नवंबर 2024? तो किस देश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भारत के फेमस एक्टर यानी कि जो नायक हैं, हीरो हैं सोनू सूद, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा उस देश का नाम है थाईलैंड दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सोनू इज द ब्रांड एम्बेसडर एंड टूरिज्म एडवाइजर फॉर थाईलैंड। बड़ी न्यूज है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन इन मॉरिशस ऑन नवंबर 11, 2024? देखिए मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्रीज है जो मेडागास्कर के आसपास लोकेट करता है इंडियन ओशन में। तो मॉरिशस के साथ हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस होते हैं। इसका कारण क्या है कि मॉरिशस में मोस्टली जो लोग हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, यूपी बिहार के हैं। तो अब मॉरिशस में अगर राजनीतिक सत्ता में बदलाव होता है तो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर या फिर इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन है मॉरिशस के साथ, उस पर फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आपसे पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि रिसेंटली 11 नवंबर 2024 को जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुनाव हुए उसमें किसने जीत हासिल की? तो बिल्कुल नाम उनका याद रखना है आपको, नाम डॉक्टर नवीन राम गुलाम। तो अब जो देखिए ये डॉक्टर नवीन राम गुलाम अब ये बन गए हैं मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री। आपसे एग्जाम में आएगा, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैज इंडिया स्टार्टेड इट्स फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज स्पेस अभ्यास 2024? तो देखिए इस पहली बार भारत स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम रखा गया था स्पेस अभ्यास 2024। अभी कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा नई दिल्ली में। आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा क्योंकि अब तक इंडिया स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज नहीं ऑर्गेनाइज किया था, पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कराया गया। कब से कब कराया गया? तो 11 से 13 नवंबर के बीच नई दिल्ली में। तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पे डिफेंस स्पेस एजेंसी जिसने इस पूरे एक्सरसाइज को हेल्ड किया, अगर उसकी बात करें तो इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में 28 सितंबर के दिन हुआ था और इसी के पूरे सुपरविजन में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराया गया। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वाज द 5th नेशनल EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू ऑनर द ट्राइबल हेरिटेज एंड लेजेसी ऑफ बिरसा मुंडा इन नवंबर 2024? तो देखिए जो ट्राइब्स लोग होते हैं वो बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं। तो बिरसा मुंडा की लेजेसी को सम्मान देते हुए, ट्राइब्स कल्चर को सम्मान करते हुए इस साल जो 5वां एडिशन है किसका? नेशनल EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, वो कहां पर आयोजित किया गया? तो बिल्कुल प्लेस का नाम याद रखिएगा, भुवनेश्वरा। तो ये जो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है वहां पर 12 से लेकर 15 नवंबर के बीच इस साल का 5वां एडिशन EMRS जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो वहां का कल्चरल फेस्टिवल है, उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया दोस्तों। अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका जन्म जो हुआ था वो छोटा नागपुर पठार वाले बेल्ट में हुआ था और ये आदिवासियों के अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किए थे जिसको मुंडा आंदोलन बोला गया था। तो इस तरीके से ये आदिवासियों के बीच पृथ्वी आबा के रूप में यानी कि पृथ्वी के पिता के रूप में फेमस हुए और आज भी बिरसा मुंडा को आदिवासी लोग अपना भगवान मानते हैं, अपना पिता मानते हैं। झारखंड जब एक नए राज्य के रूप में बन रहा था दोस्तों, तो एक आप बता दूं आपको, इसने 15 नवंबर का डेट सेलेक्ट किया था। झारखंड सन 2000 में 15 नवंबर के दिन एक नए राज्य के रूप में बनता है। किस राज्य से अलग होकर बनता है? बिहार से। अब इसने अपना एस्टैब्लिशमेंट डे 15 नवंबर को ही क्यों चुना? क्योंकि 15 नवंबर को होता है आदिवासियों के भगवान यानी बिरसा मुंडा का जन्म, यानी कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी जयंती। इस साल 2024 में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की 175वीं जयंती, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वाज उत्तर प्रदेश फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इन नवंबर 2024? तो देखिए नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को कहां स्टार्ट किया गया? तो बिल्कुल प्लेस का नाम याद रखिए,
रखिएगा लखनऊ। तो अगर आपसे आने वाले जो यूपी स्पेशल एग्जाम्स हैं, जैसे RO का होने वाला है, PCS है, और भी बहुत सारे यूपी के एग्जाम है, अगर उनसे पूछा जाए कि यूपी का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ इनॉग्रेट किया गया, तो ये किया गया लखनऊ में। कितने तारीख को इसको इनॉग्रेट किया गया था, तो नवंबर 9 को, जब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हिट इवेंट चल रहा था। कौन सा हिट इवेंट? आकांक्षा हिट इवेंट। उसी दौरान हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया दोस्तों। पंकज आडवाणी won his 28th वर्ल्ड टाइटल इन नवंबर 2024 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो पंकज आडवाणी ने नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब वर्ल्ड टाइटल जीता है। अब उनका संबंध किस खेल से है? तो पंकज आडवाणी भारत के बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, वेटरन प्लेयर है। किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो जो बिलियर्ड्स या फिर स्नूकर होता है उससे संबंधित होते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, पंकज आडवाणी 28वीं बार विश्व चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड टाइटल जीते हैं। तो एक तरीके से इनका बड़ा अचीवमेंट है। और इन्होंने जो अपना पहला टाइटल जीता था 2003 में, तो अब ये देख लो कि 2003 से लेकर 2025 तक इनका इतना लंबा करियर, और इस दौरान इन्होंने 28 बार वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की है दोस्तों। और इसी उपलब्धि के कारण हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको कांग्रेचुलेट किया है, तो जो बहुत बड़ा न्यूज है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2024? ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है वो हर महीने क्या करती है, मेल और फीमेल कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों में, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार देती है। अब इस बार का जो प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया वो किसको किसको दिया गया? तो ये देखिए, पाकिस्तान के नोमान अली को, और यहाँ पर ये न्यूजीलैंड की कौन सी खिलाड़ी है जिनका नाम है, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर। तो दो खिलाड़ियों को अक्टूबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ ICC के द्वारा दिया गया। अगर ICC के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसको 1909 में बनाया गया था। शुरू में इसका हेडक्वार्टर लंदन में था, बाद में इसके हेडक्वार्टर को UAE की सिटी दुबई में एस्टेब्लिश कर दिया गया दोस्तों। Samantha Harvey, who has won the book prize या Booker Prize for 2023 in November 2024 is from which country? देखिए, समांथा हार्वे का नाम अब आपके पेपर्स में जरूर पूछेगा, क्योंकि इस साल 2024 में जो मैन बुकर प्राइज होता है या फिर इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है वो किसको मिला है? तो वो इन्हीं को मिला है। अब ये किस देश से आती है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इंग्लैंड से आती हैं। और ये इनको 2023 के लिए, मतलब 2024 में इनको अवार्ड दिया गया, लेकिन इनका जो किताब था वो 2023 में आया था, तो वर्ष 2023 के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इनकी किताब का नाम भी बिल्कुल याद रखिएगा, ऑर्बिटल। किताब का नाम, इन्होंने जो उपन्यास लिखा ऑर्बिटल, इसमें इन्होंने एक कल्पना कारी या फिर कह सकते हो कि एक रोचक कहानी लिखी है कि कैसे कोई अंतरिक्ष में जाकर वहां पे चीज़ों को सेटल करेगा। तो एक बहुत ही रोमांचकारी की स्टोरी है, जिसके कारण इनको इस साल का मैन बुकर प्राइज मिला है बुक का। और बुक की दुनिया का ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पूरी दुनिया में, तो इसीलिए आपसे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विद 25th मीटिंग ऑफ द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल वाज हेल्ड इन नवंबर 2024। यानी कि दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की 25वीं बैठक नवंबर 2024 में कहां आयोजित की गई? तो बिल्कुल याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कब से कब आयोजित की गई? 11 से लेकर 13 नवंबर के बीच में। तो अगर जो मीटिंग्स नई दिल्ली में हो रही हैं उनको तो आपको पक्का याद करके जाना है, क्योंकि पेपर में मोस्टली आप देखोगे कि हमारे देश में होने वाली मीटिंग्स आपसे पक्का पूछी जाती हैं दोस्तों। Where was the 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसको IITF बोला जा रहा है, वो नवंबर 2024 में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, जो 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है वो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब से कब आयोजित किया गया? तो यहाँ पे नवंबर 14 से लेकर नवंबर 27 के बीच दोस्तों। और ये भी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि इस पूरे के पूरे फेस्टिवल के दौरान बिहार को गोल्ड मेडल दिया गया, यानी कि बिहार ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इस साल के जो फोकस स्टेट थे वो झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर कैसे थे? पार्टनर स्टेट्स थे नई दिल्ली के साथ। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है पहली बार कब स्टार्ट किया गया था, तो 1980 में किया गया था। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे इन नवंबर 2 मंथ?
तो देखिए नवंबर माह में कौन सा दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 14 नवंबर को, 14 नवंबर को पूरी दुनिया डायबिटीज डे के रूप में मनाती है। और ये इस किसके बर्थडे की एनिवर्सरी होती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सर फ्रेडरिक बैंटिंग, जिन्होंने डिस्कवर किया था इंसुलिन नाम के हार्मोन्स को, जो कहीं ना कहीं डायबिटीज के रोकथाम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो इंसुलिन की खोज के कारण ही डायबिटीज का जो डे होता है या फिर डायबिटीज अवेयरनेस डे होता है, वो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्रेडरिक बैंटिक का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गरुण शक्ति वाज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज इन नवंबर 2024। तो देखिए गरुण शक्ति का जो 9वां एडिशन है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कहां पर इस बार आयोजित किया जा रहा है, तो इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एसएससी जीडी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो गरुण शक्ति का ये कौन सा एडिशन है, 9वां एडिशन है। डेट कब से कब, नवंबर 1 से लेकर नवंबर 12 है। और प्लेस कहां पर है, तो वो इंडोनेशिया में इस बार है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ नवंबर। इंडियन कॉर्पोरेशन, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो उसका नया चेयरमैन नवंबर 2024 में किसे अपॉइंट किया गया है, तो बिल्कुल उनका नाम याद रखेगा अरविंदर सिंह साहनी। और इंडियन ऑयल की अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारे देश के जो महारत्न कंपनियां हैं उनमें से एक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जून 1959 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे इन इंडिया, यानी कि भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर वाले दिन, तो बिल्कुल याद रखिएगा हमारे देश के जो चाचा नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू, उनकी जयंती दोस्तों। अब देखिए चाचा नेहरू, इनको प्यार से बच्चे बोलते थे क्योंकि इनको भी बच्चों से बहुत लगाव होता था। और 1964 में जब इनकी मौत हुई थी तो उसी साल से भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम इनकी जो जयंती होती है उसको हम लोग इंडिया में एज ए नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे अगर हम यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे की बात करें तो ये नवंबर 20 को मनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में होता है दोस्तों। इस बार की थीम अगर चाइल्ड डे की देखें तो फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट है। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक 2024 was celebrated in November 2024 between, अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2024 में नवंबर 2024 में कब से कब मनाया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो पूरा का पूरा वीक है अखिल भारतीय कोऑपरेटिव वीक, ये 14 से लेकर 20 नवंबर के बीच सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 71वां एडिशन है ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक का। और अगर कोऑपरेटिव के सेक्टर की बात करें तो इंडिया में पहली बार 1903 में पहली कोऑपरेटिव कंपनी बनी थी जिसका नाम था कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद लगातार कोऑपरेटिव सेक्टर तेजी से डेवलप करता रहा और अमूल, इफ्को, ये सब आज के डेट में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं इंडिया के कोऑपरेटिव सेक्टर की दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री अवार्डेड इट्स हाईएस्ट नेशनल ऑनर फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन नवंबर 2024। तो रिसेंटली किस देश ने 2024 नवंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है। तो देखिए 2024 में कुल 4 देशों ने भारत के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। नंबर 1 पे था भूटान, भूटान के बाद रसिया, रसिया के बाद नाइजीरिया और नाइजीरिया के बाद डोमिनिका दोस्तों। तो ये 4 नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। इन चारों देशों ने अपने यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डोमिनिका। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां सेलिब्रेट किया जाएगा जनवरी 2025 में, तो बिल्कुल याद रखिएगा इस बार का ये पूरा का पूरा जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया जाएगा, उड़ीसा की कैपिटल में। नाम फाइनल हो गया। अब प्रवासी दिवस की बात करें कि ये क्यों सेलिब्रेट होता है, तो देखिए 9 जनवरी को 1915 में यानी कि 1915 में हमारे देश में महात्मा गांधी वापस लौटे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। इसी खुशी में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम लोग 9 जनवरी को एज ए नेशनल माइग्रेट डे या फिर कह सकते हो कि नेशनल प्रवासी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और 2003 में इसको पहली बार स्टार्ट किया गया था और तब से लेकर अब तक ये हम लोग हमेशा क्या कर रहे हैं कि 9 जनवरी वाले दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों।
बिरसा मुंडा जयंती ऑल्सो नोन एज अ ट्राइबल प्राइड डे या फिर आदिवासी गौरव दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट इन नवंबर। अभी थोड़ी देर पहले मैं बिरसा मुंडा की जयंती की बात कर रहा था, तो बिल्कुल याद रखिएगा बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है वो 15 नवंबर को होती है। Who amongst is appointed a new mayor of Delhi in November 2024? दिल्ली का नया मेयर नवंबर 2024 में कौन बना है? तो बिल्कुल नाम याद रखना, महेश कुमार खीची। आम आदमी पार्टी से ये जो है कि आते हैं और इस समय वर्तमान में करोल बाग के देवनगर वार्ड के पार्षद हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने बिल्कुल याद रखिएगा बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है जिसका नाम है किशन लाल। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीम सऊदी हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट इन नवंबर 2024 बिलोंग्स टू विच टीम। तो देखिए नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया न्यूजीलैंड के फेमस क्रिकेटर ने, जिनका नाम क्या है? टीम सऊदी। तो ये किस टीम से आते हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड से आते हैं। देखिए टीम सऊदी, और इस समय न्यूजीलैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट में इनका बड़ा ही नाम है और बड़ा ही सम्मान है दोस्तों। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी इन ब्राजील होस्टेड द G20 समिट दैट पीएम मोदी अटेंडेड ऑन नवंबर 18, 2024। तो इस साल का जो G20 समिट था कौन से नंबर का था? 19th। तो 19th G20 समिट 18 नवंबर 2024 को कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा ब्राजील के शहर में आयोजित किया गया। और ब्राजील के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर। और इसका डेट जो है कि 18 और 19 नवंबर था। और इस बार का एडिशन कौन था? 19वां एडिशन था। और अगर हम बात करें पिछले एडिशन की, 18वां एडिशन, वो हमारे यहाँ आयोजित हुआ था नई दिल्ली में दोस्तों। और अगर यहीं पे देखें कि अगला एडिशन 2025 वाला G20 का जो कि 20वां एडिशन होगा वो कहां पर आयोजित होगा? तो भी नाम फाइनल हो गया, वो साउथ अफ्रीका में होगा। Which three countries did Prime Minister नरेंद्र मोदी विजिट फ्रॉम 16 to 21 नवंबर 2024? तो 16 से 21 नवंबर के बीच भारत के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और उस दौरान वो 3 देश में गए थे। वो 3 देश कौन कौन से थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पहले नंबर पे वो नाइजीरिया पहुंचे, फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचे? ब्राजील, नाइजीरिया, फिर ब्राजील और फिर गुयाना। ठीक है, तो देखिए नाइजीरिया में पहुंचे, वहां पर इनको नाइजीरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। ब्राजील में पहुंचे क्या करने? G20 अटेंड करने। और फिर गुयाना में पहुंचे। गुयाना में इन्होंने इंडिया मैरीकॉम का जो 2nd एडिशन था उसको ऑर्गेनाइज किया। और वहीं पर इनको जो डोमिनिका नाम की कंट्री उसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा डेट भी। देखिए नाइजीरिया में 16 से 17 नवंबर, ब्राजील में 18 नवंबर और गुयाना में 19 से 21 नवंबर के बीच इनका पूरा का पूरा दौरा था। इसके बाद दोस्तों आज का सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। 16 नवंबर क्या होता है? तो 16 नवंबर को 1966 में जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको हम PCI बोलते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस बार का जो थीम है वो बिल्कुल याद रखिएगा, प्रेस की प्रकृति बदलती प्रकृति, ये इसकी थीम है, यानी कि चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। Who has inaugurated the first ever बोडोलैंड महोत्सव in Delhi on 15th नवंबर? तो देखिए 15 नवंबर 2024 को दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब बोडोलैंड की अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो बोडोलैंड है एक तरीके का डिस्प्यूटेड एरिया है आसाम स्टेट में। जैसे नागालैंड भी कभी आसाम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नागा ट्राइब के लोग थे वो लगातार वहाँ पे झगड़ा फसाद करके अपना राज्य बना लिए। ऐसे बोडो लोग भी चाहते हैं कि हमको भी एक नया राज्य मिल जाए, लेकिन भारत सरकार अगर इस तरीके से राज्य बनाता रहा तो भारत में राज्यों की संख्या तो 100+ हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार लगातार शांति समझौते, बातचीत के माध्यम से चीज़ों को हल करने की कोशिश करता है। और इस दिशा में बहुत सराहनीय जो प्रयास किया गया था, जिसको हम कह सकते हैं कि बोडो पीस अकॉर्ड, जिसको बोडो शांति समझौता 2020 में साइन हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो बोडो कन्फ्लिक्ट है बहुत कम हुआ है। और बोडो लोगों को और तेजी से डेवलप करने के लिए, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स लाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए। देखिए 1500 करोड़ रुपए का इस बार का पूरा प्रोजेक्ट है बोडोलैंड के डेवलपमेंट के लिए। तो बोडोलैंड को और अच्छा प्रमोट करने के लिए पहली बार बोडोलैंड महोत्सव भी ऑर्गेनाइज कराया गया। कहां पर कराया गया? नई दिल्ली में कराया गया, बिल्कुल याद रखिएगा।
विच सिटीज लीडिंग इमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज अकॉर्डिंग टू है न्यू डेटा सेट रिलीज एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2024। देखिए नवंबर 2024 मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस का क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाली 29वीं बैठक, और इसी बैठक के दौरान रिजल्ट आया कि जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिन गैसों के कारण हो रहा है उनको ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं। और इन गैसों का जो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर सिटी है वो कौन है, तो उसका नाम बिल्कुल आ गया है कि चाइना की जो संघाई है दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा कि चाइना की संघाई टॉप पोजीशन पर है, फिर टोक्यो है जापान की सिटी, और फिर न्यूयॉर्क। तो ये 3 दुनिया के सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस की इस डेटा के अनुसार। और ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करें तो उनमें मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओजोन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFC बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द 29th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP2 द UNFCCC हेल्ड फ्रॉम नवंबर 11 टू नवंबर 22, 2024। तो वही बिल्कुल बार बार इसकी बात क्या की जाए, बाकू अजरबैजान दोस्तों। इस बार का जो जलवायु परिवर्तन का यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाला बैठक हुआ। which has been declared as the 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन नवंबर 2024। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार ने भारत का 56वां टाइगर रिजर्व अनाउंस किया है। अब ये कौन बना है तो बिल्कुल याद रखना है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व दोस्तों। अब ये आता कहां पर है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तो ये छत्तीसगढ़ में लोकेट करता है। तो छत्तीसगढ़ में बन गया है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व। अगर टाइगर रिजर्व के प्रोटेक्शन की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था 1973 में, और तब से लेकर भारत में लगातार टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट था, जो उत्तराखंड में आता है, ये 1973 में ही बनाया गया। और 2024 नवंबर महीने में भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है 56वां, जो कहां पर पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में पड़ रहा है दोस्तों। Which state will host the खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025? 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कौन करेगा? तो नाम फाइनल कर दिया गया है। एक बार फिर से बिहार को इसकी मेजबानी दी गई है। अब बिहार को मेजबानी इसको क्यों दी गई है? क्योंकि रिसेंटली बिहार ने वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन अपने यहाँ किया। तो इसका आयोजन जब वो किया तो बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे सारी चीजें रही, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने बिहार में स्पोर्ट को और बढ़ाने के लिए एक और बड़ा खेल वहां पे होस्ट करा रहा है, जिसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो नाम बिल्कुल याद रखना है बिहार। अप्रैल महीने में अगले महीने होंगे दोस्तों। खेलो इंडिया गेम्स का पहला एडिशन 2018 में हुआ था और लास्ट वाला एडिशन 2023 वाला था दोस्तों। हु वॉन द टाइटल्स ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024? अभी जिस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा था मैं, उसी का खिताब किसने जीता, जिसको बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था? तो बिल्कुल याद रखिएगा इंडिया ने जीता दोस्तों। ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट कब से कब आयोजित हुआ था? तो 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच बिहार की सिटी राजगीर में आयोजित हुआ था। और फाइनल के मैच में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर जीता है? चाइना को हराकर जीता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? यानी कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है उसका ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इस साल कहां आयोजित किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत में आयोजित किया गया। कब से कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों 25 नवंबर को, और कहां पर? नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोस्तों। 25 से 30 नवंबर ये डेट याद रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ISA? यानी कि जो ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया और फ्रांस के द्वारा पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। उसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों। तो इसका अब नया जो 104th फुल मेंबर बना है, उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा आर्मेनिया दोस्तों।
ये देखिए आर्मेनिया यहाँ पे अपना जो मेंबरशिप ले रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन नवंबर मंथ। तो नवंबर महीने में राष्ट्रीय दूध दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 नवंबर के दिन। अब 26 नवंबर को क्या होता है? तो भारत में वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। वर्गीस कुरियन है कौन? तो भारत में जो ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन है, श्वेत क्रांति, जो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, उसके जनक हैं दोस्तों। तो उन्हीं के सम्मान में भारत सरकार 26 नवंबर को हर साल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। इंडिया इस समय पूरी दुनिया का टॉप मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है, और अगर स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे नंबर 1 पर आता है दोस्तों। ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में संविधान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1949 में 26 नवंबर के ही दिन संविधान सभा, जिन्होंने संविधान को तैयार किया था, उन्होंने संविधान को एडॉप्ट किया था। तो इसीलिए भारत में 26 नवंबर को एज ए संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। इस बार कौन सा संविधान दिवस है? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 75वां संविधान दिवस। Who has appointed as a new High Commissioner to Maldives of India in November 2024? तो भारत का नया उच्चायुक्त कहां पर? मालदीव में। कौन अपॉइंट हुआ है? नाम बिल्कुल याद रखना है, जी बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। हाई कमिश्नर क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश में जो उसकी एम्बेसी होती है, वहां पर जब किसी बड़े अधिकारी को भेजता है तो उसको उच्चायुक्त बोलते हैं, जब कोई कॉमनवेल्थ कंट्री से कॉमनवेल्थ कंट्री में जाता है। लेकिन जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्री है और मालदीव भी कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो यहाँ पर हाई कमिश्नर बोला जाएगा। लेकिन अगर इंडिया मालदीव यानी कि किसी कॉमनवेल्थ कंट्री के अलावा किसी अन्य देश में भेजेगा तो वहां पर फिर उसको एम्बेसडर या फिर राजदूत बोलेंगे। जैसे उसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में अगला राजदूत नियुक्त किया है। तो ब्राजील में भी भारत ने अपना जो एम्बेसी है वहां पर भी अधिकारी भेजा है और मालदीव में भी भेजा है। लेकिन मालदीव वाले को उच्चायुक्त कह रहे हैं और ब्राजील वाले को क्या बोल रहे हैं? राजदूत बोल रहे हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, Which player became the most younger in IPL history during the 2024 auction? तो देखिए 2025 की नीलामी के दौरान आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है, जो मतलब बिका है उस आईपीएल के पूरी की पूरी जो नीलामी हुई है इस बार का? ये जेद्दाह जो यूएई है, वहाँ की जेद्दाह नामक सिटी में पूरा का पूरा ये 24 और 25 नवंबर को ये बोली लगी है, और उसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी 13 वर्ष की उम्र में बिके हैं। इनको किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खरीदा है 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। और अगर इसी पूरी बोली के दौरान बात करें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। किसने खरीदा है? तो लखनऊ सुपर जायंट की टीम ने। और दूसरे नंबर पे रहे श्रेयस अय्यर, जिनको 26 करोड़ 75 लाख में किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द चैंपियन ऑफ द 14th ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बना है? तो बिल्कुल याद रखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी गुवाहाटी में स्थित एक फुटबॉल क्लब है, और इस बार इसका बड़ा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि इस साल उसने डुरंड कप भी जीता और इस कप को भी जीता है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा। President Draupadi Murmu released the new translated version of the Indian Constitution in which languages on the occasion of the 2024 संविधान दिवस? देखिए 26 नवंबर को बार बार कह रहा हूं कि संविधान दिवस मनाया गया, और इसी दिन भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो संविधान के 2 नए ट्रांसलेटेड वर्जन लॉन्च की हैं, एक संस्कृत भाषा में और दूसरी मैथिली भाषा में। अगर हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसको ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, और कुछ लोगों ने फिर इसको हिंदी में भी उसी समय ट्रांसलेट कर दिया था। लेकिन अब भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि हम भारत की संविधान की जो 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में एक एक करके ट्रांसलेटेड करेंगे, और इस दिशा में संस्कृत और मैथिली का जो संस्करण है वो जारी भी कर दिया गया है दोस्तों। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड अगेंस्ट जेंडर वायलेंस बाय शिवराज सिंह चौहान इन नवंबर 2024? तो जेंडर वायलेंस के अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू किया गया जो शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा। उस कैंपेन का नाम क्या है? नई चेतना पहल बदलाव की दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा। ये कैंपेन कितने तारीख को स्टार्ट किया गया है? 25 नवंबर को, और ये 23 दिसंबर तक कैंपेन चलेगा।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत। तो भारत को बाल विवाह से मुक्त करने के लिए भी एक नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया गया 27 नवंबर को। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी के द्वारा दोस्तों। और भारत में वैसे भी बाल विवाह के खिलाफ शुरू से ही लगातार जो है कि प्रयास चल रहे हैं और इस दिशा में भारत सरकार बहुत सारे रिस्ट्रिक्टली कानून भी बना चुकी है, शादी की उम्र भी निर्धारित कर दी है जो कि कानूनी रूप से वर्तमान में लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हेल्ड बिटवीन नवंबर 26 टू 29 2024। 26 से 29 नवंबर 2024 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट होता है ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया के हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, वहां पे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसके एडिशंस आयोजित किए जाते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो एडिशन होंगे यानी कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट के उन्हीं स्टेट्स में होंगे। तो इस बार का ये जो पूरा का पूरा एडिशन है वो कहां पर आयोजित हो रहा है? काजीरंगा, आसाम में। कौन सा एडिशन है? 12th नंबर का एडिशन है दोस्तों। On who won the gold medal at the Under-8 World Cadet Chess Championship 2024 in November 2024। तो देखिए, नवंबर 2024 में अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 का गोल्ड मेडल किसने जीता है? नाम बिल्कुल याद रखिएगा, दिविथ रेड्डी। और भारत के ही जो सात्विक स्वैन है इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल हासिल किया। ये देखिए, दिविथ रेड्डी। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। ये कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र प्लेस है वो भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध महाभारत का जो है कि गवाह रहा। वहीं पे पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया था और उसी युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कुछ उपदेश दिए थे जिनको श्रीमद् भागवत गीता नाम की पुस्तक में संकलित किया गया। और इसी किताब की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हरियाणा सरकार इस फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट करता है। तो इस बार का जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है कब से कब आयोजित हो रहा है? 28 से 15 दिसंबर के बीच। बिल्कुल याद रखिएगा, एसएससी बारंबार इस पर क्वेश्चन बना चुकी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024-29 इन नवंबर 2024। तो भारत के किस राज्य ने नवंबर 2024 में कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 5 सालों के लिए यानी कि 2024 से लेकर 29 के लिए लॉन्च किया है? उसका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात। इंडिया का लीडिंग कॉटन प्रोडक्शन वाला स्टेट है और कुटीर और ग्रामीण उद्योग यहाँ पे काफ़ी तेजी से फले फूले भी हैं और बड़े उद्योग भी फले फूले हैं। गुजरात कहीं ना कहीं भारत का एक लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट है। इसी दिशा में गुजरात की सरकार ने ये बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। The Indian Coast Guard was conducted the National Maritime Search and Rescue Exercise SAREX 2024 in which city on November 28-29 2024। 28-29 नवंबर 2024 को भारत की जो राष्ट्रीय तटरक्षक बल है उसने राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जिसको हम सारेक्स 2024 बोल रहे हैं वो कहाँ आयोजित किया है? तो केरल की सिटी कोचीन में दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। Who has become a new Chief Minister of झारखंड in November 2024? तो नवंबर 2024 में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नाम बिल्कुल याद रखना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन दोस्तों। तो झारखंड में रिसेंटली चुनाव हुए थे। झारखंड की 81 विधानसभा की सीटों में जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़े थे जिसमें जेएमएम को 34 सीटें मिली और इन्हीं के जो लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं हेमंत सोरेन, उनको झारखंड का अगला मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है दोस्तों। इसके बाद हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी इन नवंबर 2024। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट का बैंक का नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया नवंबर 2024 में? नाम बिल्कुल याद रखिएगा, मसाटो कांडा। जापान के इस समय प्रधानमंत्री और जो जापान के अन्य फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके सुपर एडवाइजर है ये मसाटो कांडा। और आप एक चीज याद रखिएगा कि एडीबी का जब भी कोई प्रेसिडेंट बनता है वो जापान से ही आता है। अभी किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये आसाकावा को रिप्लेस करेंगे दोस्तों, ये भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा। और एडीबी का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1966 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। और जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो उस समय इसमें 31 सदस्य थे और करेंटली इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है क्योंकि रिसेंटली जो इसका सबसे नया मेंबर बना है वो इजराइल बना है। Which was the
लोकेशन ऑफ द 13th नेशनल सीट कांग्रेस इन नवंबर 2024। तो जो 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो यूपी की सिटी वाराणसी में दोस्तों। जो यहाँ पर वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर है, वहीं पर इस साल का जो है कि 3 दिनों तक चलने वाला 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस इनॉग्रेट किया गया। वर्चुअल इनॉग्रेशन किया गया हमारे देश के जो किसान और कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा दोस्तों। Where was India's first green hydrogen refuel station inaugurated in November 2024? तो नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर उद्घाटित किया गया। नाम का बिल्कुल जगह का नाम याद रखिएगा, लेह ने एनटीपीसी के लिए भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूल स्टेशन लॉन्च किया है, जिसको किसने सेटअप किया है, तो अमर राजा इंफ्रा ने दोस्तों। Which film won the Golden Peacock Award at the 55th International Film Festival of India 2024? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस बार का गोवा में संपन्न हुआ 20 तारीख से लेकर 28 तारीख नवंबर के बीच, और इस दौरान बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की जो कैटेगरी होती है उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है, जो इस पूरे समारोह का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो किस फिल्म को दिया गया, तो टॉक्सिक नाम की फिल्म को दोस्तों, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और यहाँ पर विक्रांत मैसी आपको दिख रहे हैं, इनको क्या दिया गया, तो इनको दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार। बाकी यहाँ पे सारे के सारे अवार्ड की लिस्ट है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। Which army in India unveiled a club डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स इन नवंबर 2024? तो नवंबर 2024 में भारतीय सेना ने या भारत की सेना की किस ब्रांच ने एकलव्य नाम के डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है, जो उनके ऑफिसर्स को ट्रेनिंग वगैरह के लिए मदद करेगी दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उसका नाम है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय थल सेना दोस्तों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI 2025 में भारत का रैंक कौन सा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 10वीं रैंक है दोस्तों। 20 नवंबर 2024 को दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। इसी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री गुयाना गए थे, जहां पे डोमिनिका नाम के देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया था दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा कहां पर ये पूरा का पूरा आयोजित हुआ, गुयाना में। 19 से 20 नवंबर 2024 तक वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित की गई, तो बिल्कुल याद रखिएगा इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में दोस्तों। किस दूरसंचार ऑपरेटर कंपनी ने नवंबर 2024 में देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा BSNL। इस सर्विस से ये फायदा होगा कि कभी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तब भी आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो इस तरह की सर्विसेज लॉन्च करने वाली इंडिया की पहली जो है कि टेलीकॉम कंपनी बन गई है दोस्तों। Which country has agreed to provide its integrated antenna system, जिसका नाम है यूनिकॉर्न, टू द इंडियन नेवल शिप्स? तो किस देश ने अपने यहाँ का एकीकृत एंटीना सिस्टम जिसका नाम यूनिकॉर्न है भारत को प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जापान। और इंडिया को जापान के द्वारा मिलने वाला ये पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफरमेंट है, यानी अब तक भारत के लिए जापान ने कोई भी डिफेंस वगैरह से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया था दोस्तों। नवंबर 2024 में प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, तो सरकार ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स है, सोनी लिव है, हॉटस्टार है, ऐसे ही अब सरकार के द्वारा भी प्रसार भारती ने एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा वेब्स। ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है कि चीजें देखने को मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी नवंबर 2024 ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड फॉरेस्ट फायर्स? जंगलों की आग और पानी की कमी के कारण लगातार 60 दिनों से हाहाकार मच रहा है इस देश में। तो किस देश ने इस समस्या निपटने के लिए नेशनल इमरजेंसी अपने यहाँ अनाउंस कर दिया है? नाम बिल्कुल याद रखिएगा, देश का इक्वाडोर, अफ्रीका साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, वहां पर जो है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है दोस्तों।
भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये 2027 तक उम्मीद है कि इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। अब ये कहां पर बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है। अगर ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये विश्व का 5वां नाइट सफारी पार्क होगा। तो अब तक बहुत ही कम नाइट सफारी पार्क हैं और भारत का पहला जो बन रहा है वो लखनऊ में बन रहा है। दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवंबर 2024 में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सड़क और पंजीकरण करों पर 100% की छूट दे दी है, ताकि उनके यहाँ भी दिल्ली जैसी प्रदूषण की समस्या न हो? इलेक्ट्रिक वाहन कम प्रदूषण करते हैं, जिसके कारण एनवायरनमेंट काफी ठीक ठाक रहता है। दोस्तों, तो उस स्टेट का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, तेलंगाना स्टेट। आज के सेशन में दोस्तों हम लोगों ने नवंबर 2024 की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट रखा था टॉप 100 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया जाए, जिसको सक्सेसफुली हम लोगों ने कवर किया है। तो वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। इसका प्रॉपर नोट्स आपको बाइलिंगुअल में रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के अपडेशन के लिए आप हमारे रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।